नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे और वो ये कि नॉर्थ ईस्टर्न राज्य मिजोरम के लोगों का रेल नेटवर्क से जुड़ने का जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है। भारतीय रेल के विशाल नेटवर्क से मिजोरम इसी हफ्ते जुड़ जाएगा। ऐसे में हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है मिजोरम में पहली बार पहुंच रही रेल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को बहुप्रतीक्षित बैरबी सायरंग रेल लाइन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 8,071 करोड़ की इस परियोजना के तहत ट्रेन शुरू होने के बाद मिजोरम देश के अन्य हिस्सों से सीधे जुड़ जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम को एक ऐसा तोहफा मिलने जा रहा है जिनकी आस उनको अलग राज्य का दर्जा मिलने के बाद से थी। 1987 में अलग राज्य बनने के बाद मिजोरम वासियों का ट्रेन का सपना पूरा होने जा रहा है। 38 साल बाद मिजोरम में भारतीय रेल के कदम पड़ने जा रहे हैं। रेल की सीटी के साथ मिजोरम अब अपनी नई पहचान लिखने के लिए तैयार हो चुका है। असम मिजोरम बॉर्डर पर मौजूद रेलवे स्टेशन बैरबी से अब ट्रेन मिजोरम की राजधानी आइजोल के पास स्थित सायरंग रेलवे स्टेशन तक पहुंचने जा रही है। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बहुप्रतीक्षित रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। रेलवे ने मिजोरम में बैरबी से सायरंग तक करीब 51 किलोमीटर लंबी लाइन बिछा दी है और इस लाइन पर शनिवार से रेल का आधिकारिक रूप से परिचालन शुरू होने जा रहा है। यह पूरा रेल नेटवर्क इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना है। इस बैरबी से सायरंग रेलवे लाइन में 55 बड़े पुल, 87 छोटे पुल और 48 सुरंगें हैं। इस लाइन पर देश का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज भी मौजूद है, जिसके सबसे ऊंचे पियर की ऊंचाई 114 मीटर है, यानी ये दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ये जो ब्रिज जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये ब्रिज नंबर 144 है, जो कि पूरे भारतवर्ष का आज के डेट का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है। पियर ब्रिज यानी कि खंबे वाला जो ब्रिज है, उसमें ये भारत का सबसे ऊंचा है और इसके बाद अभी मणिपुर में इससे भी ऊंचा बन रहा है, जिसके बाद ये भारत का सेकंड टॉलेस्ट पियर ब्रिज बन जाएगा। इसका जो आप मेन पियर देख रहे हैं, जो सेंटर पियर है, उसकी ऊंचाई जो है वो 114 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंची है। रेलवे का बैरबी से सायरंग का महज 51 किलोमीटर का सफर आसान नहीं था। 2014 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कई प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। साल के 8 महीनों में बारिश की मार झेलने वाले मिजोरम में मॉडर्न मार्वल बनना तो दूर, कल्पना करना भी बेहद मुश्किल था। लेकिन रेलवे के इंजीनियरों ने करिश्मा करके वो खड़ा कर दिया है, जिसका सपना मिजोरम के करीब 12 लाख लोग सालों से देख रहे थे। एक अद्भुत कमाल है भारतीय इंजीनियरिंग का, क्योंकि इस प्रकार की दुर्गम जगह पे इस प्रकार की पुल बनाना, और जैसे आप देख रहे हो कि काफ़ी मजबूत प्रकार का पुल बनाया गया है। और इसकी खासियत ये भी है कि ये पूरा पुल का डिज़ाइन जो है वो यूनिकली बनाया गया है। इसमें इसके जो टोटल 6 स्पैन है, हर एक स्पैन के डायमेंशंस अलग अलग है। वो क्योंकि इस यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए और क्योंकि यहाँ अर्थक्वेक जोन रहता है, तो उसको भी दृष्टि भी रखते हुए इस प्रकार का ये एक स्पेशल डिज़ाइन बनाया गया है और इस ब्रिज को तैयार किया गया है। 8,071 करोड़ की लागत से इस बैरबी सायरंग परियोजना में कुल 5 स्टेशन हैं। बैरबी, हरतकी, कौनपुई, मुअलखांग और सायरंग। इस रूट पर यात्रा करने के दौरान लोगों को कुदरत के अद्भुत नजारे देखने का आनंद मिलेगा। मिजोरम के भारतीय रेलवे के विशाल नेटवर्क से जुड़ने के साथ ही न केवल मिजोरम के लोगों का देश के अलग अलग हिस्सों में आना जाना आसान होगा, बल्कि इससे स्थानीय पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। फ्यूचर में तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा, जिसको गेम चेंजर बोला जाता है, गेम चेंजर है। यहाँ पे जो भी सप्लाईज हैं, सिविल सप्लाईज हैं, चाहे आप सब्जी से लेकर रोजमर्रा की चीजें, फल देख लीजिए या कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है, उन सब में बहुत फर्क पड़ने वाला है। बहुत हद तक
कीमतें अब रैशनल होंगी, जैसे पूरे भारत में कीमतें होती हैं उस तरह से होंगी सारे एसेंशियल सर्विसेज की, सारे प्रोडक्ट्स की। और इसके साथ साथ जो डिस्कनेक्ट है, यानी कि यहाँ के लोगों को भारत के अलग अलग जगहों पे जाने का मौका मिलेगा। सारंग तक पहुंचती ट्रेन मिजोरम के लिए एक नया अध्याय लेकर आई है, जिसमें तरक्की है, उम्मीदें हैं और सपने हैं। ये रेलवे लाइन महज एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि मिजोरम के लोगों के जीवन में आने वाले बदलाव की आहट है। वो बदलाव जो उनके सपनों को अब और नई रफ्तार देने जा रहा है। लोग जल्दी से गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। जल्दी गुवाहाटी भी पहुंच जाएगा, दिल्ली भी, सिलचर भी। लेकिन बाय रोड होने से 12 बीस ज्यादा है, लेकिन ट्रेन होने से सामान का भी कमती होगा और घूमने के टाइम में भी टिकट भी कमती होगा। भारत का नॉर्थ ईस्ट, जो लंबे समय से देश के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग और दूर सा महसूस करता था, अब रेल की पटरी के जरिए तेजी से जुड़ रहा है। असम, त्रिपुरा और अरुणाचल के बाद अब मिजोरम भी भारत के विशाल रेल नेटवर्क का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। इंतजार अब केवल इसके औपचारिक रूप से शुरू होने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना की। जी हां, आपको बता दें, पटना को जल्द ही मिलने जा रहा है मेट्रो का तोहफा। पटना मेट्रो ने अपने ट्रायल रन की अहम परीक्षा पास कर ली है। ऐसे में जो हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज है, वो है पहली बार पटना में मेट्रो की रफ्तार। जी हां, देखने को मिलेगी जल्द, क्योंकि जल्द ही पटना वासियों को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। पटना मेट्रो अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। मेट्रो के ट्रायल रन किए जा रहे हैं। ट्रायल में मेट्रो की ब्रेकिंग सिस्टम, स्पीड, सिग्नल और ट्रैक की सुरक्षा की बारीकी से जांच की गई। आपको बता दें कि ट्रायल के पहले पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने विधिवत पूजा अर्चना की, नारियल फोड़ा। इसके बाद डिपो से मेट्रो पटना शहर की ओर निकली। ट्रायल में मेट्रो के 3 मुख्य हिस्सों की जांच की गई। इससे पहले 3 सितंबर को मेट्रो को सिर्फ डिपो के अंदर 800 मीटर तक चलाया गया था। रविवार को पूरे मेट्रो ट्रैक पर ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया। मधुबनी पेंटिंग से सजे पटना मेट्रो के स्टेशनों और कोचों पर बिहार की संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिली। माना जा रहा है कि मेट्रो शुरू होने के बाद आम लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इसके बारे में बता रहे हैं पटना से हमारे संवाददाता शशि भूषण। मेट्रो का सफर का इंतजार करने वाले पटना वासियों का इंतजार इसी सितंबर महीने में खत्म हो सकता है। दरअसल पटना मेट्रो का ट्रायल रन पूरा हो चुका है। पटना मेट्रो के ट्रायल रन में रविवार को 4.5 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इस दौरान मेट्रो की रफ्तार तो धीमी थी, लेकिन जो पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से कॉरपोरेशन से जुड़े अधिकारी हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है। अभी ये सिलसिला और आगे चलेगा और माना जा रहा है कि इसी सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना मेट्रो रेल को हरी झंडी दिखा सकते हैं। वैसे पटना मेट्रो के शुरू होने से लोगों को जाम से बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसे में मेट्रो का क्या रूट रहने वाला है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको हम बता दें कि फिलहाल पटना में रेड और ब्लू मेट्रो लाइन पर काम चल रहा है, जो कि पटना मेट्रो के फेज 1 का आधार है, जो शहर की पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा को कवर करेगी। तो आइए अब आपको बताते हैं पटना मेट्रो का रूट क्या रहने वाला है। पटना मेट्रो का परिचालन पहले फेज में ISBT से भूतनाथ स्टेशन तक होगा, जिसकी दूरी करीब 4.50 किलोमीटर है। पटना मेट्रो की ब्लू लाइन कुल 14.56 किलोमीटर लंबी है, जो कि पटना जंक्शन से न्यू ISBT तक जाएगी। इसमें लगभग 6.6 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड और बाकी का हिस्सा भूमिगत है। देखिए, आमतौर पर क्लासरूम और एग्जाम हॉल का रिश्ता स्कूल कॉलेज तक ही माना जाता है, लेकिन बागपत में पुलिस कर्मियों के लिए एक अनोखी परीक्षा का आयोजन किया गया है। ऐसे में आज की जो हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज है, वो है कानून की परीक्षा दे रही बागपत पुलिस। जी हाँ, बागपत में इंस्पेक्टर और दारोगा स्टूडेंट्स बने और अफसर उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करते दिखे। वजह थी पुलिस को नए कानूनों और अपराध नियंत्रण की बारीकियों के बारे में और मजबूती से जानना, उन्हें मजबूत बनाना।
ये नजारा किसी कॉलेज के एग्जाम हॉल का नहीं बल्कि बागपत पुलिस लाइन का है, जहां दरोगा और इंस्पेक्टर अपराधियों को पकड़ने की जगह इम्तिहान दे रहे हैं। इस विशेष एग्जाम जहां बच्चों की तरह थानेदार परीक्षा दे रहे हैं, तो वहीं इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीओ और एएसपी। और इस पूरे प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं बागपत के एसपी सूरज कुमार राय। हाल ही में नए क्रिमिनल लॉज लागू हुए हैं, ऐसे में पुलिस के लिए जरूरी है कि वो हर धारा और हर बदलाव से वाकिफ हो। इसी कड़ी में बागपत के एसपी ने एक खास पहल करके एक परीक्षा का आयोजन किया, जिसके तहत इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा ली गई, जिसमें क्रिमिनल लॉ, साइबर क्राइम और फॉरेंसिक साइंस जैसे विषयों से जुड़े सवाल पूछे गए। नए कानूनों के आए हुए लगभग 1.25 साल हो गए और इन कानूनों की समझ जो भी हमारे विवेचना अधिकारी होते हैं, आईओज होते हैं, उनकी कितनी है वो समझने का था। उसी के आधार पर इनको विवेचनाओं का आवंटन उस ज्ञान के आधार पर किया जाएगा भविष्य में। दरअसल एसपी सूरज राय ये जानना चाहते थे कि कानून व्यवस्था संभालने वाले इन अधिकारियों को नए कानूनों की कितनी जानकारी है, कौन दरोगा नए कानूनों की कितनी समझ रखता है और कौन किस हुनर में एक्सपर्ट है। सीधे शब्दों में समझे तो इस परीक्षा का मकसद पुलिस कर्मियों से नए क्रिमिनल लॉ की जानकारी परखना है, अपराध नियंत्रण की नई तकनीकों की समझ कितनी है ये जानना है। इससे ये पता लग सके कि किस पुलिसकर्मी को और ट्रेनिंग की जरूरत है। एसपी सूरज राय के मुताबिक इस परीक्षा में जिसके जवाब और परफॉर्मेंस अच्छे होंगे उसी को थाने और चौकी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हमारी जो पूरी फोर्स है उसमें हम अलग अलग लोग अलग अलग विधाओं के एक्सपर्ट होते हैं, अलग अलग डोमेन्स के एक्सपर्ट होते हैं, तो वो चेक किया जाए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो फॉरेंसिक्स की अच्छी जानकारी रखता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको अदर लॉज की अच्छी जानकारी है, कौन साइबर की ठीक जानकारी रखता है, और इसी आधार पर अलग अलग डोमेन में इनको बांट के और इनसे उस आधार पर काम लिया जाएगा। यानी अब थानों और चौकियों की कमान सिर्फ सीनियरिटी से नहीं बल्कि काबिलियत और नॉलेज के दम पर तय की जाएगी। एसपी सूरज राय के मुताबिक इस परीक्षा से न केवल पुलिसकर्मियों की बौद्धिक क्षमता का आकलन होगा बल्कि इससे मामलों की जांच के दौरान आने वाली कमियों को दूर करके कार्यप्रणाली में सुधार भी किया जा सकेगा। मनु देव, बागपत, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक ऐसे साहसी शख्स की जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना एक छोटी सी बच्ची की जान बचाई। ऐसे में जो हमारी अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज है वो है नाली में गिरा बच्चा जान पर खेलकर बचाया। जी हाँ, ये घटना नोएडा सेक्टर 150 की है। यहाँ पर एक सोसाइटी के बाहर एक महिला जिसका नाम बिजली है, वो चाय की दुकान चलाती है। शुक्रवार को वो महिला अपनी दुकान पर अपनी 3 साल की बेटी के साथ मौजूद थी। बिजली दुकान पर ग्राहकों को चाय दे रही थी और उसने अपनी बच्ची को हाथ में खिलौना दे रखा था। इसी दौरान उसकी बच्ची पास में खुले एक बड़े नाले में गिर गई। बच्ची के गिरते ही वहां चीख पुकार मच गई। उसी समय वहां पर मौजूद 45 वर्षीय वीर सिंह ने 20 फीट गहरे नाले में बच्ची को बचाने के लिए छलांग लगा दी। वीर सिंह ने अपने नाम के अनुरूप ही वीरता दिखाते हुए बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। नाले में आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद वीर सिंह उस बच्ची को थामने में कामयाब रहे। उसके बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने सीढ़ियों और रस्सियों के सहारे वीर सिंह और बच्ची को ऊपर खींचा। नाले से निकलने के बाद बच्ची सुरक्षित है और लोग मौके पर वीर सिंह के साहस दिखाने की तारीफ कर रहे हैं। शौर्य और साहस का सही समय पर परिचय देने वाले ही महान बन जाते हैं। नोएडा के सेक्टर 150 में एक खुले नाले में एक छोटी बच्ची गिर जाती है। यह बच्ची पास में ही सड़क पर दुकान लगाने वाली एक महिला की होती है। एक राहगीर इस बच्ची को गिरता हुआ देखता है और बिना कुछ सोचे समझे बच्ची के पीछे पीछे नाले में कूद जाता है। ये नाला 20 फीट गहरा होता है। वो राहगीर, वो आदमी उस बच्ची को उस नाले में खोजता है और बाहर निकालता है। बच्ची सुरक्षित होती है, लेकिन एक हाथ में बच्ची को पकड़कर नाले के बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं होता। पास की सोसाइटी के कुछ गार्ड्स रस्सी लेकर आते हैं। अभी भी वो आदमी एक हाथ से बच्ची को संभालता है और दूसरे हाथ से रस्सी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसके लिए निकलना आसान नहीं होता। लगभग आधे घंटे की मशक्क़त के बाद दोनों को नाले से बाहर निकाला जाता है। जिस तरह से उस राहगीर ने सही समय पर अपने साहस का परिचय दिया, अब हर तरफ उसकी तारीफ हो रही है और ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल है। गणपति विसर्जन के बाद विसर्जन स्थलों के आसपास रह जाते हैं ऐसे ढेरों निशान जो पर्यावरण प्रदूषण की वजह बनते हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विसर्जन के बाद के फूल, प्लास्टिक और मूर्तियों के अवशेषों को सही जगह पहुंचाने के लिए जगह जगह सफाई अभियान चला रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज़ है वो है गणपति विसर्जन के बाद जल संरक्षण की मुहिम, जो कि बेहद जरूरी है। देखिए, मुंबई में इस अभियान के साथ फिल्म स्टार अक्षय कुमार जुड़े, तो वहीं गुजरात के सूरत में वॉलंटियर्स ने तालाबों और जल स्रोतों में विसर्जन के बाद सफाई अभियान चलाया। गणपति बप्पा की विदाई के बाद अब जिम्मेदारी है तट को संवारने की। मुंबई से लेकर ठाणे, रायगढ़ और पालघर तक विसर्जन के बाद हजारों लोग हाथों में झाड़ू और बैग लेकर समुद्र तटों पर उतर आए हैं। कोई झाड़ू चला रहा है तो कोई हाथों से प्लास्टिक और मूर्तियों के टुकड़े इकट्ठा कर रहा है। ये कोशिश है पर्यावरण को बचाने की। ये पहल है धरती को संवारने की। ये नेक प्रयास है कुदरत को पहले जैसा बनाने की। इसके लिए आम लोग ही नहीं, फिल्मी सितारे भी सड़कों पर उतर आए हैं। मुंबई में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने जुहू बीच पर सफाई अभियान चलाया। वो हाथों में ग्लव्स पहनकर सफाई करते नजर आए। अक्षय ने गणेश विसर्जन के बाद बीच पर इकट्ठा हुआ कूड़ा साफ किया। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी और बेटी भी मौजूद रहीं। गणपति बापा जो है वो बुद्धि के भगवान है, बुद्धि के भगवान है। और बुद्धि हमें यही कहती है कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। तो बेसिकली वो यही कहना चाहते हैं कि स्वच्छता हम सबको रखनी चाहिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी एक सबसे बड़ी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। वो कहते हैं कि स्वच्छता जो है वो सिर्फ सरकार का काम नहीं है, वो बीएमसी का काम नहीं है, वो हम पब्लिक का भी काम है, हमारा भी काम है। बिकॉज हमें इम्पोर्टेंटली सब कुछ ये करना चाहिए। क्लीनलीनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, इट इज आवर ड्यूटी। इसी तरह की कोशिश गुजरात के सूरत में भी दिखी। वहां युवाओं की टोली सड़कों के किनारे और तालाबों में विसर्जित की गई मूर्तियां जमा करती दिखे। युवाओं की टोली एक तालाब में उतरी, वहां से मूर्तियां उठाने लगी। उन्होंने ह्यूमन चेन बनाकर वहां विसर्जित की गई मूर्तियों को इकट्ठा किया। छोटी बड़ी सभी मूर्तियों को बाहर निकाला और सम्मान के साथ एक ट्रक में रख दिया। असल में ये वो मूर्तियां हैं जिन्हें गणपति उत्सव के दौरान लोग अपने घरों में विराजते हैं, फिर अनंत चतुर्दशी पर विसर्जित कराते हैं। लेकिन तालाब या बरसाती नदी में विसर्जन की गई ये मूर्तियां कभी कभी पर्यावरण के लिए नुकसान का कारण बन जाती है। ऐसे में सूरत के युवाओं की ये टोली इन मूर्तियों को वहां से निकाल लेती है और पूरे विधि विधान के साथ इन्हें समंदर में विसर्जित कर आती है। ये करीबन हमने आज 3000 से ज्यादा प्रतिमाएं बाहर निकाली है और ये तमाम मूर्ति हमें वापस स्वच्छ पानी से नहला धुला कर आरती पूजा करके हजीरा के दरिया में हम पुनः विसर्जन करेंगे। कम से कम 3000 जितनी मूर्तियां अभी तक हमने निकाली है, अभी भी जारी है। जितनी मूर्तियां निकालनी बाकी है वो भी निकालते जा रहे हैं। सारे जितने भी हमारे टीम वर्क संस्था के लड़के वो सारे निकालते जा रहे हैं आगे जाकर। पिछले 1 दशक से ये युवा इस काम में लगे हुए हैं और अब इनके प्रयास को देख लोग जागरूक हो रहे हैं, साथ ही इनके इस अभियान से भी जुड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक खास मेले का आयोजन किया जा रहा है। कारीगरी नाम के इस एग्जीबिशन में 80 से ज्यादा छोटे उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारी अगली यानी कि छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। दिल्ली में कला, संस्कृति और स्वाद का मेला। जी हाँ, दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर आयोजित कारीगरी मेले में देश भर से आए हुनरमंद कारीगर अपने हुनर का जादू बिखेर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए कारीगर अपने उत्पाद लेकर आए हैं। इस एग्जीबिशन में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल्स और एग्रो प्रोडक्ट्स से जुड़ी चीजें प्रदर्शित की गई हैं। इस एग्जीबिशन का खास आकर्षण है जूट पवेलियन, जहां पर सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली जूट के प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित किया गया है। हमारे संवाददाता मनीषा लड्डा ने इस एग्जीबिशन में वो पहुंची और जायजा लिया।
दिल्ली के दिल में इस वक्त सजा है भारत की कला, संस्कृति और स्वाद का मेला। जी हाँ, कारीगरी 2025 की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ आपको देश भर के कारीगर जो है वो अपनी हुनर का जादू बिखेरते हुए नजर आएंगे। 80 से ज़्यादा आपको यहाँ स्टॉल दिखने वाले, लेकिन इस पूरी एग्जीबिशन में जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना है वो है जूट। जूट की तमाम सामग्री आपको जो है यहाँ पर मिलने वाली है। 10 से ज़्यादा स्टॉल्स आपको सिर्फ यहाँ पे जूट की चीज़ों के मिलने वाले हैं, जिसमें से पहला स्टॉल में मैं आपको लेकर आई हूँ। और तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, वो हैंगिंग की चीज़ें हो, फ्रिज मैग्नेट हो या तमाम जितने भी शो पीस हो, ये सभी के सभी जूट के बने हुए हैं। सोने, चांदी और हीरे के आभूषण तो आपने खूब पहन लिए, लेकिन अब बारी है जूट के आभूषणों की। मैं इन सभी की बात कर रही हूँ। जो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से चाहे छोटे नेकलेस हो, बड़े नेकलेस हो, आपको सभी के सभी यहाँ पे जूट के बने हुए नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं कि हर रंग के आपको यहाँ पर जो आपके हार है आपको वो मिलने वाले हैं। अगर कोई कुर्ती के साथ छोटा वेयर करना चाहता है तो आपको छोटे डिज़ाइन भी आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई साड़ी के साथ या लहंगे के साथ बड़े बड़े हैवी नेकलेसेस पहनना चाहता है तो आपको पीछे की वैरायटी आप देख ही सकते हो कि तमाम आपको ऑप्शन जो है वो दिखने वाले हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं जबलपुर, जहां पर इंसान और बेजुबान के दरमियान ऐसा रिश्ता है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाए। जबलपुर के एक परिवार में गिलहरी घर की बेटी जैसी बन गई है। ऐसे में हमारी जो 7वीं गुड न्यूज है वो यही है, जबलपुर में इंसान और गिलहरी की अटूट दोस्ती। जी हाँ, आपको बता दें कि कहते हैं ना कि रिश्तों को समझने के लिए दरअसल शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती, बस भावनाओं का होना ही काफी है। इसकी मिसाल है अमन और नन्ही गिलहरी की दोस्ती। ये नजारा किसी फिल्म कहानी से कम नहीं। एक आवाज और देखिए कैसे दौड़ी चली आती है ये नन्ही गिलहरी अमन के कंधे पर सवार होकर, जैसे कह रही हो पापा मैं आ गई। ये तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां इंसान और गिलहरी के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया है जैसे पिता और बेटी के बीच रिश्ता होता है। कुछ वक्त पहले तक ये मासूम गिलहरी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। अस्पताल के परिसर में आवारा कुत्तों ने उस पर हमला किया और ठीक उसी समय अमन वहां पहुंचे और इस नन्ही गिलहरी को बचाया। घायल गिलहरी को अमन घर लाए, दवा दी, देखभाल की और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमने उसको पेड़ पे छोड़ा भी कि इसके मम्मी पापा आएंगे ले जाएंगे। लगभग 2-2.5 घंटे बीत गए। इसके मम्मी पापा ना इसको लेने के लिए आए, ना एक भी बार कोई देखा उसको। फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, ऐसे में तो ये भूख प्यास से वैसे ही दम तोड़ देगी हो सकता है, या कोई और जानवर उसको देख ले। तो उस हिसाब से हम लोगों को जो बेटर लगा कि इसको घर ले आते हैं। अमन के परिवार का भी इस नन्हे मेहमान से गहरा लगाव हो गया है। अमन की पत्नी भी गिलहरी को अपनी बेटी जैसा दुलार देती है, कभी गोद में उठाकर तो कभी किचन में उसके पीछे पीछे चलते हुए, मानो घर में एक नन्ही बच्ची उनके साथ रहती हो। पहले हमने उसको छोड़ने की भी कोशिश करी कि जानवर है, शायद हम उसका जीवन छीन रहे हैं उससे, गिलहरी का जीवन क्योंकि पेड़ पे होता है। उसको छोड़ने गए लेकिन वो खुद ही अब जाना नहीं चाहती है। वो अब हमारी एकदम लड़की की तरह हो गई है, तो अब हम उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। अब हम उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। अमन और नन्ही गिलहरी नीनू का रिश्ता इस बात की गवाही देता है कि सच्चा प्यार अपनापन, भाषा या प्रजाति का मोहताज नहीं होता। इंसान और जानवर दोनों ही भावनाओं को समझते हैं, महसूस करते हैं। पूछते हैं कि किसकी बेटी हो बता दो, तो वो तुरंत आती है, यहाँ पर चश्मे पे डंडी पे यहाँ पे पैर रखेगी और यहाँ पे प्यार करने लगेगी, थोड़ा सा खिला लेगी। हम लोग उसको बाकी गिलहरियों से मिलवाते हैं। ये वहाँ पर जाएगी तो वहाँ पर चुप हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती है, उनसे मिलने की इच्छा नहीं। और जैसे ही हमने उतने टाइम बोला कि अच्छा हम जाएं, हम चलें, तो तुरंत आएगी और पैर से कंधे पे। जाहिर है रिश्ते केवल खून के नहीं होते, दिल के भी होते हैं। और जहाँ दिल से जुड़ाव होता है तो वहाँ कोई बंधन नहीं होता, न भाषा की दीवार, बस होता है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार। जबलपुर से धीरज शाह, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।